कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को नमस्कार। हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन शायद आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे और इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन के विषय में आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि आपके सामने जो एग्जाम है वो आ गया है और कक्षा 12वीं में अर्थशास्त्र में एक परिचय सामान्य हम यहाँ पे देखते हैं। अर्थशास्त्र के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए थे उन पर हम बात करेंगे। 2023 में क्वेश्चन आया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है व्यक्तिगत मात्राओं से, सामूहिक मात्राओं से, सामूहिक ऋणों से, इनमें से कोई नहीं। और आपको इसका सही जवाब देना होगा कि ये किससे संबंधित होता है। तो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसका जो संबंध होता है वो व्यक्तिगत मात्राओं से संबंधित होता है, क्योंकि व्यष्टि का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं से होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि एक फर्म है, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र से, व्यष्टि अर्थशास्त्र से, राष्ट्रीय आय से या राष्ट्रीय उत्पादन से संबंधित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित होता है। पूरा फर्म है, यहाँ पर एक फर्म, एक उद्योग, एक कोई वस्तु है, उसका हम यहाँ मूल्य का अध्ययन क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, उस क्षेत्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मात्रा से संबंधित है। 2024 में ये क्वेश्चन आया था, एमपी बोर्ड में क्वेश्चन आया था ये कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, या उत्पादन तकनीक का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मात्रा से संबंधित होता। पहचान करना कि क्या चीज को हम उत्पादित करें, बनाएं। ऐसे ही हम देखते हैं कि अवसर लागत है, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। अवसर लागत क्या होती है? तो त्याग की गई इकाई की संख्या है, प्राप्त की गई इकाई की संख्या है। अगले विकल्प त्याग की लागत होती है या इनमें से कोई नहीं होता। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि अगले श्रेष्ठ विकल्प का त्याग जो होता है वो अवसर लागत कहलाती है। इसी प्रकार देखिए, किस अर्थशास्त्र ने आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा है, उसका नाम बताना है आपको। तो प्रोफेसर जे एम्किंस है, या फिर एफ नाइट है, या रॉबिन्स है, या बोल्डिंग है। और इसका सही जवाब आपके सामने ये रहा कि एफ नाइट जो है, इन्होंने इन समस्याओं को 5 भागों में बांटा था। और देखिए, छठवां क्वेश्चन की बुनियादी आर्थिक समस्या जिसका समाधान करना पड़ता है वह है असीमित मानवीय आवश्यकताएं हैं या सीमित मानवीय आवश्यकताएं हैं। पहला असीमित, दूसरा सीमित, तीसरा असीमित आवश्यकता और दुर्लभ साधन की बात की गई है, और सीमित आवश्यकता एवं दुर्लभ साधन की बात की गई है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर जो असीमित मानवीय आवश्यकता होती है, इससे यहाँ पे समाधान करना हमको पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तु के उत्पादन का संयोग बताता है? 4, 3, 2, 5। और इसका सही जवाब हो जाएगा 2 वस्तु जो होती है इनका यहाँ पे संयोग बताता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती? सीमांत लागत, परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत या अवसर लागत। और इसका सही जवाब हो जाएगा जो स्थिर लागत होती है कभी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार आपने जो खर्च कर दिया वो तो हमेशा करना ही होगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, क्या है? y अपान सी है, ये c अपान डेल्टा y है, y अपान s है, s अपान y है, या c अपान y है। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने ac अपान डेल्टा y होता है। अगला क्वेश्चन, अवसर जो लागत है ये प्राप्त की गई इकाई की संख्या होती है। अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की लागत होती है। प्राप्त एवं त्याग की गई इकाइयां की होती है, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब आपके सामने ये रहा कि अगले श्रेष्ठ विकल्प का त्याग की जो लागत होती है वो अवसर लागत कहलाती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है, क्या स्थिर पूंजी या फिर उपकरण, मानव शक्ति या चल पूंजी। और इसका सही जवाब आपके सामने ये रहा कि राष्ट्रीय जो संपत्ति होती है इसका अंग मानव शक्ति जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि गैर कर राजस्व की हम बात करते हैं, तो निगम कर है, लाभांश है, आयकर है, उधारी है। तो गैर कर राजस्व जो होता है, ये लाभांश जो होता है, डिविडेंड जिसे कहते हैं, ये गैर कर राजस्व है।
और देखिए अगले, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 फरवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च। और अगला क्वेश्चन, इसका जवाब पहले कि 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष के नाम से जानते हैं, जो 12 माह की अवधि होती है। आगे देखते हैं अगली इकाई, जो उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत है। इसकी क्वेश्चन महत्वपूर्ण कि उपभोक्ता का संतुलन होता है y म्यू एक्स इक्वल पी एक्स या y म्यू एक्स इक्वल ग्रेटर लेस देन पी एक्स या एम यू एक्स ग्रेटर देन पी एक्स या एम यू एक्स डिवाइड बाय पी अपॉन एक्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट वाला ए नंबर का एम यू एक्स अपॉन इक्वल पी एक्स हो जाएगा। और इसी प्रकार मार्शल ने समसीमांत उपयोगिता नियम का कथन दिया है। वस्तु के संबंध में दिया है, मुद्रा के संबंध में दिया है, उपयुक्त दोनों के संबंध में दिया है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा वस्तु के संबंध में। यहाँ पर मार्शल ने समसीमांत उपयोगिता का नियम दिया था। और समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है ये आप कमेंट्स में बताइए। बजट रेखा को कितनी अनादिमान वक्र स्पर्श करते हुए हो सकते हैं? 1, 2 अनेक या तटस्थ मानचित्र के आधार पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि बजट रेखा को एक अनादिमान वक्र जो होते हैं वो स्पर्श करते हुए हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तटस्थ वक्रों का प्रयोग सर्वप्रथम 1881 में किया गया था। तो आपको बताना है किस विद्वान ने, एक्सपर्ट ने यहाँ पे इसका प्रयोग किया था। एजवर्थ द्वारा किया गया था, परीटो द्वारा, मेयर्स द्वारा या हिक्स द्वारा? और इसका सही जवाब हो जाएगा एजवर्थ द्वारा ये तटस्थ वक्र 1881 में प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की मांग के बारे में कोई भी वक्तव्य पूर्ण माना जाता है जब उसमें निम्नलिखित जिक्र हो। ये पूर्ण है तो वस्तु की कीमत होनी चाहिए, वस्तु की मांग होनी चाहिए, समय अवधि या उपयुक्त सभी। और इसका सही जवाब हो जाएगा ये उपयुक्त सभी जरूरी होते हैं और तभी मांग के बारे में वक्तव्य पूर्ण माना जाएगा। और अगला क्वेश्चन, यदि वस्तु की कीमत गिरने से वस्तु की मांग बढ़ती है, यानी कीमत गिरेगी और मांग बढ़ेगी, अर्थात कीमत कम हुई तो खरीदने वाले ज्यादा हो जाएंगे, तो दोनों वस्तुएं परस्पर कैसी होगी? प्रतिस्थापी होगी, पूरक होगी, संबंधित नहीं या प्रतियोगी होगी। और सही जवाब हो जाएगा दोनों वस्तुएं पूरक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय आपको बताना है। उपयोगिता का आशय क्या होता है? किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति होती है, आनंद होता है या खुशी होती है या उपादेयता होती है? और सही जवाब हो जाएगा किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की जो शक्ति होती है, यानी ए नंबर का क्वेश्चन विकल्प जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तटस्थ वक्र का झुकाव रहता है, कीमत अनुपात में घटता हुआ घटक प्रतिस्थापन या सीमांत उपयोगिता? और इसका सही जवाब हो जाएगा घटता हुआ होता है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार की मांग वक्र जो है खिसक जाती है। 2019 में क्वेश्चन आया था। तो वक्र जो है वो दाईं ओर या ऊपर की ओर, बाईं तरफ या नीचे की ओर खिसकेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाईं तरफ एक खिसक जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या होगी? घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या शून्य हो जाती है? 2020 में एमपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जवाब, सही जवाब हो जाएगा घटती है सीमांत उपयोगिता। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है? चाय तथा कॉफी, कोक तथा पेप्सी, चावल तथा गेहूं या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पूरक बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं पूरक होती है। पूरक का मतलब है कि जैसे कार है, कार में पेट्रोल जरूरी होता है तो पूरक वस्तु कहलाती है। अगला देखिए, तटस्थ वक्र विश्लेषण में दो वस्तु के बीच विनिमय अनुपात दर्शाता है। 2020 में आया था ये क्वेश्चन। कीमत रेखा, तटस्थ वक्र, तटस्थ चित्र या उपयुक्त सभी? और इसका सही जवाब हो जाएगा कीमत रेखा, ये अनुपात दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, मांग में विस्तार का कारण है। तो मांग में विस्तार का जो कारण होगा वो कारण, पहला
दी हुई वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना, दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना, स्थानापन्न वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना, पूरक वस्तु की मांग गिर जाना। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या गुणात्मक। और इसका सही जवाब हो जाएगा शून्य होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने की बजट रेखा की प्रवणता यानी जो ढाल होती है वो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। -P/2 P1 -P1/P2 -P1/P2 या फिर P2 और P1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा -P1/P2 होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने की सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधार होता है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। तो मूल्य निर्धारण का, मांग के नियम का, उपभोक्ता की बचत का, उपयुक्त सभी का। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी का यहाँ पे आधार होता है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है। गणनावाचक उपयोगिता पर, कीमत आय पर, मांग पूर्ति पर, क्रमवाचक उपयोगिता पर। और सही जवाब हो जाएगा क्रमवाचक उपयोगिता पर। और अगला क्वेश्चन, कीमत अनुपात Px/Py का ढाल सूचित करता है बजट रेखा, बजट सेट, कीमत रेखा ए और सी दोनों के लिए। और सही जवाब हो जाएगा ए और सी यानी बजट और कीमत रेखा दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है, बढ़ने लगती है, स्थिर हो जाती है, गुणा करती है। और सही जवाब हो जाएगा स्थिर हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कि विलासिता की वस्तु की मांग की लोच होती है लोचदार, अधिक, अत्यधिक लोचदार, बेलोचदार, पूर्ण लोचदार। और सही जवाब हो जाएगा अत्यधिक लोचदार होती है विलासिता की वस्तु की। और आगे अगला क्वेश्चन, उत्पादन के साधन और उत्पादन लागत इकाई 3 है। इसमें देखिए उत्पादन के साधन होते 2, 3, 4, 5। और सही जवाब हो जाएगा उत्पादन के जो साधन होते हैं वो 5 होते हैं। स्थिर लागत को कहते हैं परिवर्तनशील लागत, प्रमुख लागत, पूरक लागत, अल्पकालीन लागत। और सही जवाब पूरक लागत इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ति में उसी कीमत पर गिरावट आ जाती है जब पूर्ति में कमी हो जाए, जब पूर्ति में संकुचन हो जाए, या फिर पूर्ति में वृद्धि हो जाए, पूर्ति में विस्तार हो जाए। और सही जवाब हो जाएगा पूर्ति में जब कमी हो जाए तो गिरावट आ जाती है। अगला, उत्पादन का सक्रिय साधन है पूंजी, श्रम, भूमि, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब हो जाएगा श्रम जो है वो सक्रिय साधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन, ए और बी दोनों, या फिर यहाँ पे आपको बताना होगा इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों होते हैं, यानी स्थिर और परिवर्तनशील साधन दोनों उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। एक फर्म का उत्पादन फलन है, 2022 में पूछा था। तो उत्पादन लागतें निर्गतों में संबंध का, लागत और साधन का। और सही जवाब हो जाएगा आगतों एवं निर्गतों में संबंध होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी लागत शून्य नहीं होती? एक बार और क्वेश्चन आया है, पहले भी हमने पढ़ा था 2023 में, एमपी बोर्ड में पूछा गया था। सीमांत, परिवर्तनशील, स्थिर या फिर अवसर लागत की बात की गई है। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा स्थिर लागत कभी शून्य नहीं हो सकती है। अगला, श्रम उदाहरण है स्थिर साधन का, परिवर्तनशील का, मांग का और पूर्ति का। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था। और सही जवाब हो जाएगा परिवर्तनशील लागत का। अगला क्वेश्चन देखिए, उचित विकल्प चुनिए। 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन, लाभ के समान क्या होगा? आगम माइनस लागत, आगम लागत, आगम एक में प्लस हो जाएगा, एक में प्लस है तो एक में इंटू हो जाएगा और एक में भाग हो जाएगा। आगम माइनस लागत, आगत इंटू लागत, आगम भागित लागत, आगम प्लस लागत। और इसका सही जवाब हो जाएगा आगम माइनस लागत होता है। अगला देखिए, कुल लागतें होती है कुल परिवर्तनशील लागत, कुल स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत का योग, या फिर कुल परिवर्तनशील लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर। यहाँ कुल यानी टोटल, वी यानी वेरिएबल, सी यानी कॉस्ट, यहाँ पे ऐसा एफ यानी फिक्स कॉस्ट, सी यानी कॉस्ट, टी यानी टोटल, ऐसा इसका पूरा इंग्लिश में है। तो कुल लागतें होती है
कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत का योग जो होती है वो कुल लागत कहलाती है। अगला अध्याय 4 देखते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत क्या होता है। तो कीमत स्वीकारक व्यवहार किस प्रतियोगिता की विशेषता है। अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार या स्पर्धा रहित बाजार। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता की यहाँ पे विशेषता है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग वक्र जो है दाएं को ऊपर की ओर उठता हुआ होता है, एक सीधी रेखा होती है, बाएं को नीचे की ओर झुकता है या बाएं को नीचे की ओर झुकता है। और सही जवाब हो जाएगा दाएं को नीचे की ओर झुकता है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत औसत आगम वक्र एक सीधी रेखा होती है, दाएं को ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, दाएं को नीचे की ओर झुकता है या फिर बाएं को नीचे की ओर झुकता है। और सही जवाब हो जाएगा एक सीधी रेखा होती है। अगला क्वेश्चन, उचित विकल्प चुनिए। और ये अभी हमने किया था आगम माइनस लागत, इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसके बाद में आगे 2024 में पूछा गया था, अगला मूल्य निर्धारण का सूत्र नहीं है बताना। क्रेता बराबर विक्रेता, मांग बराबर पूर्ति, क्रेता बराबर पूर्ति, अधिसीमा बराबर न्यूनतम सीमा। और सही जवाब हो जाएगा अधिसीमा बराबर न्यून सीमा सूत्र नहीं होगा। नई वाले क्वेश्चन को महत्वपूर्ण करके देखना है, आपको गौर से देखना और सही जवाब लगाना है। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में कोई फर्म तब संतुलन की अवस्था में होती जब MC इक्वल 0 हो, MC इक्वल TR हो, MC इक्वल MR हो, AC इक्वल AR हो। और सही जवाब हो जाएगा AC MC इक्वल MR हो। अगला क्वेश्चन की समविच्छेद बिंदु उस स्थिति में होता है जब TR इक्वल TC, TR ग्रेटर देन स्मॉलर देन TC, TR ग्रेटर देन TC, TR इक्वल 0। अर्थात समविच्छेद बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं इसको BEP। और देखिए यहाँ पर TR इक्वल TC होता है। और अगला क्वेश्चन, समान लाभता उत्पन्न होता है जब AR बड़ा हो AC से, AR इक्वल AC, AR छोटा हो AC से, AR बड़ा हो TC से। और सही जवाब हो जाएगा AR और AC इक्वल हो। अगला क्वेश्चन, मूल्य और पूर्ति में संबंध होता है, समान विपरीत प्रत्यक्ष है, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब हो जाएगा प्रत्यक्ष होता है, ये पूर्ति है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे मूल्य पर उत्पादक वस्तु की कम मात्रा में पूर्ति करते हैं तो लाभ की मात्रा समान होती, अधिक होती, कम होती या हानि होती है। और इसका सही जवाब देखिए अधिक होती है, पूर्ति अधिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ति निम्न में से किससे संबंधित नहीं है, स्थान, मात्रा, मूल्य या समय से। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा स्थान से संबंधित नहीं है। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती या कोई प्रभाव नहीं। और सही जवाब हो जाएगा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पूर्ति वक्र बाएं को ऊपर की ओर उठता है या फिर दाएं को ऊपर की ओर उठता है, बाएं को नीचे की ओर झुकता है या दाएं को नीचे की ओर झुकता है। और सही जवाब हो जाएगा दाएं को ऊपर की ओर उठता है। अगला क्वेश्चन, बाजार पूर्ति सारणी निम्न में से किसकी सहायता से बनाई जा सकती है। बाजार की कुल पूर्ति से, व्यक्तिगत पूर्ति से, मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्ति से या बाजार के कुल मांग से। और सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत पूर्ति सारणी से। अगला क्वेश्चन है अध्याय 5 जो है बाजार संतुलन, इससे शाम की कीमत का निर्धारण बिंदु पर होता है जहां वस्तु की मांग पूर्ति के बराबर हो, मांग पूर्ति से अधिक हो, मांग पूर्ति से कम हो या मांग व पूर्ति में किसी प्रकार का संबंध ना हो। और सही जवाब हो जाएगा मांग और पूर्ति के बराबर हो, वहां पर साम्य कीमत का निर्धारण हो जाता है। अगला, मार्शल के अनुसार वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है मांग पक्ष आवश्यकता आवश्यक, केवल पूर्ति पक्ष आवश्यक, दोनों आवश्यक है, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब हो जाएगा दोनों आवश्यक हो तब वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन की साम्य कीमत से यदि मूल्य अधिक कर दिया जाए तब मांग पूर्ति से अधिक होगी, मांग पूर्ति से अधिक होगी, मांग पूर्ति के समान होगी, मांग पूर्ति से अधिक या कुछ कम हो सकती है। और सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा मांग पूर्ति से अधिक होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मांग वक्र बाएं को नीचे की ओर झुकता है,
दाएं को ऊपर की ओर उठता है, एक सीधी रेखा होती है, या दाएं को नीचे की ओर झुकता है? और सही जवाब हो जाएगा दाएं को नीचे की ओर झुकता है। अगला क्वेश्चन, पूर्ति वक्र दाएं को ऊपर की ओर उठाता है और दाएं को नीचे की ओर झुकता है, बाएं को नीचे की ओर झुकता है, या फिर एक सीधी रेखा के रूप में होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा दाएं को ऊपर की ओर उठता है। अगला क्वेश्चन, जब मांग बढ़ती तो मांग वन खिसकता है, तो ऊपर की ओर, दाएं की ओर, नीचे की ओर, या बाएं को? और सही जवाब हो जाएगा दाएं को यहाँ पे खिसकता है। ये वक्र है, जब पूर्ति बढ़ती है तो मांग वक्र खिसकता है, दाएं को, बाएं को, ऊपर और नीचे की ओर। तो देखिए यहाँ पे जो मांग वक्र होता है वो दाएं को खिसकता है। अगला क्वेश्चन, कीमत सीमा या कीमत तल का निर्धारण करता है उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार या न्यायालय? और यहाँ पे सही जवाब आपके सामने ये रहा कि ये सरकार यहाँ पे तय करता है। अगला क्वेश्चन, प्रशासकीय कीमत यानी कीमत तल, कीमत सीमा उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? और सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, कि अधिमांग देखने को मिलता है उच्च निर्धारित कीमत में, निम्न निर्धारित कीमत में, बाजार निर्धारित कीमत में, इनमें से कोई नहीं? और सही जवाब हो जाएगा उच्च निर्धारित कीमत में। अगला देखिए, राशन की दुकान पर गेहूं की कीमत कहलाती बाजार कीमत, कीमत सीमा, साम्य कीमत या कीमत तल? और सही जवाब हो जाएगा कीमत तल यहाँ पे कहलाती है। अगला देखिए क्वेश्चन की अध्याय 6 समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। 2019 एमपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। तो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का, समग्र का, व्यक्तिगत इकाइयों तथा समग्र दोनों का, ज्वलंत समस्याओं का? और सही जवाब हो जाएगा इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र का अध्ययन किया जाता है। अगला, सामान्य बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, उपयुक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं? और सही जवाब हो जाएगा इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। अगला, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते जॉन मेनायर्ड कीन्स, मार्शल, जे के मेहता, एडम स्मिथ? और सही जवाब है एडम स्मिथ। और अगला क्वेश्चन, कि समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता। 2020 एमपी बोर्ड में पूछा गया था बेरोजगारी की समस्या का, समग्र का, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार पर, जूट उद्योग पर? और सही जवाब हो जाएगा जूट उद्योग पर नहीं किया जाता। अगला, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है कीमत विश्लेषण, राष्ट्रीय आय विश्लेषण, कीमत एवं राष्ट्रीय आय विश्लेषण, उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय आय विश्लेषण। अगला क्वेश्चन, कीन्स ने किस विचारधारा का विकास किया? व्यष्टि, समष्टि, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही जवाब हो जाएगा समष्टि का। अगला देखिए यहाँ पर, महामंदी किस वर्ष में आई? 1901, 1908, 1919, 29 या 1940? और सही जवाब 1929 में महामंदी आई। अगला, कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 में से 1933 तक बेरोजगारी की दर पहुंच गई 3% से 25%, या फिर 5 से 20%, या फिर 8 से 18 और 6 से 15%? और सही जवाब हो जाएगा 3% से 25% पहुंच गई थी बेरोजगारी। आगे, एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु सेवाओं के मूल्य का योग कहलाता है। यह अध्याय 7 का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तो क्या कहलाता? सकल घरेलू उत्पाद, विशुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद? और सही जवाब हो जाएगा इसे हम सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई 1950 में, 1951 में, 1949 में, या 1952 में? और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1949 में की गई थी। आगे, एक वर्ष की राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्राप्त होती है निजी आय, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय, प्रति व्यक्ति आय, या व्यक्तिगत आय? और यहाँ सही जवाब हो जाएगा प्रति व्यक्ति जो आय होती वो प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है स्थिर पूंजी, मानव शक्ति, उपकरण, या प्राकृतिक संसाधन? और सही जवाब हो जाएगा जो स्थिर पूंजी है वो राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना पद्धति में निम्न घटक की गणना होती है निजी उपभोग व्यय की, मजदूरी की, कृषि उत्पाद की, या सरकार द्वारा उत्पादित वस्तु की? और सही जवाब हो जाएगा जो मजदूरी होती है एक घटक की गणना नहीं होती है। अगला, प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है कृषि, मछली पालन, होटल, या खनन? और सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर जो होटल है ये प्राथमिक क्षेत्र के बाहर होता है।
अगला, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, ये हमने 2022 में आया और इससे पहले भी चर्चा हो गई कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है, इस पे हमने बात भी किए थे। और अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धावस्था पेंशन राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होगी क्योंकि यह एक अनुत्पादक क्रिया है, मध्यवर्ती सेवा है, हस्तांतरण भुगतान या इनमें से कोई नहीं। यानी ये देखिए, तो ये हस्तांतरण भुगतान होता है क्योंकि ये वृद्ध लोगों को एक पेंशन के रूप में दी जाने वाली राशि होती है। निम्न में से साधन आय कौन सी है? 2025 में पूछा गया था। ब्याज, अनुदान, छात्रवृत्ति या विदेश से प्राप्त उपहार। और सही जवाब हो जाएगा जो ब्याज है, ये साधन आय। यदि कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुए बिना राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है तो आर्थिक कल्याण छूट जाएगा, घट जाएगा, आर्थिक कल्याण स्थिर रहेगा, आर्थिक कल्याण बढ़ जाएगा या इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब हो जाएगा आर्थिक कल्याण जो है ये घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, अध्याय 8 मुद्रा और बैंकिंग की बात करेंगे कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? मूल्य का संचय, मूल्य का मापन, आय का वितरण, भावी भुगतान। और सही जवाब हो जाएगा मूल्य का जो मापन है ये प्राथमिक कार्य होता है। अगला देखिए, प्राचीन भारत में किन सिक्कों को दाम कहा जाता था? सोने के सिक्के को, चांदी के सिक्के को, तांबे के सिक्के को या निकिल के सिक्के को? और सही जवाब हो जाएगा तांबे के जो सिक्के होते थे उन्हें हम दाम के नाम से जानते थे। अगला देखिए यहाँ पर कि भारतीय रुपया परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है या अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा है, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा या प्रमाणिक पत्र मुद्रा है? और सही जवाब हो जाएगा अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा होती है। अगला, भारत में 1 रुपए का नोट निर्गमन करता है रिजर्व बैंक, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग? और सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्रालय 1 रुपए का नोट जारी करता है। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? 1 जनवरी 35, सभी में 35 दिया है, 1 अप्रैल 35, 1 जून 35, 1 जुलाई 35। और सही जवाब ये रहा आपके सामने 1 अप्रैल 1935। अगला, बैंक द्वारा शाख निर्माण में कौन सी शर्त आवश्यक? उधार लेने वाले उपलब्ध हो, लोगों में बैंकिंग आदत हो, बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास हो, उपयुक्त सभी। और सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन कि भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विदेशी विनिमय बैंक या अपेक्स बैंक? और सही जवाब हो जाएगा रिजर्व बैंक, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। मुद्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है केवल जनता के पास नकदी को, बैंक की कुल जमाओं को, जनता के पास नकदी व बैंक के पास जमा को, जनता के पास नकदी बैंक के पास जमा तथा सावधि जमा को? और सही जवाब हो जाएगा जनता के पास नकदी व बैंक के पास मांग जमा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि M3 में शामिल होता है M1+ व्यापारिक व सहकारी बैंकों की समय जमा राशियां, M1+ डाकघरों की सेविंग बैंक जमा राशियां, M2+ डाकघरों की कुल जमा राशियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। और सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन M1+ व्यापारिक सहकारी बैंकों की समय जमा राशियां जो है वो शामिल होती है। मुद्रा की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होती है बैंकिंग प्रणाली द्वारा या फिर प्रशासनिक प्रणाली द्वारा, आर्थिक प्रणाली या बाजार प्रणाली द्वारा? और यहाँ सही जवाब हो जाएगा बैंकिंग प्रणाली द्वारा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यदि बैंक के नगद कोष अनुपात का प्रतिशत घटा दिया जाए तो बैंक कंपनी शाख निर्माण शक्ति बढ़ जाएगी, घट जाएगी? कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनकी में कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देखिए बैंक की जो शाख निर्माण शक्ति है वो बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है उसे किस नाम से जानते हैं? ब्याज दर, बैंक दर, सुरक्षित अनुपात या बिल कटौती दर? और सही जवाब उसे हम बैंक दर कहते हैं। आगे देखिए, जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को अपनी कुछ जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है उसे किस नाम से जानते हैं? नगद कोषानुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर या मार्जिन के नाम से? तो सही जवाब हो जाएगा नगद कोषानुपात के नाम से उसे हम जानते हैं। अगला अध्याय 9 आय तथा रोजगार का निर्धारण, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं उन पर चर्चा करते हैं। आय तथा रोजगार का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया? मार्शल ने, चैम्बरलिन ने, किन्स ने, नाइट ने? और सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर प्रोफेसर किन्स ने दिया है। अगला देखिए, उपभोग फलन है आय तथा उपभोग में संबंध, आय तथा बजट बचत में संबंध, आय तथा निवेश में संबंध या
बचत तथा उपभोग में संबंध। और सही जवाब हो जाएगा आय तथा उपभोग में संबंध 2025 में पूछा गया था। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती, यह कथन किसने कहा? जेबी से ने, रिकार्डो ने, पीगू ने या कीन्स ने? और सही जवाब हो जाएगा जेबी से द्वारा एक कथन कहा गया है। अगला क्वेश्चन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति डेल्टा सी अपन वाई है, सी अपन वाई है, वाई अपन सी है, एस अपन वाई है। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डेल्टा सी अपन वाई होता है। 22 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, बचत तथा उपभोग के बीच संबंध होता है विपरीत, प्रत्यक्ष या विपरीत तथा प्रत्यक्ष दोनों, ना तो विपरीत और ना ही प्रत्यक्ष। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ये विपरीत होता है बचत और उपभोग के बीच का संबंध। अगला देखिए, मांग आधिक्य या अतिरेक मांग जिसको कहते हैं उसकी समस्या संबंधित है मुद्रा संकुचन से मुद्रा स्फीति में, उपयुक्त दोनों में इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब हो जाएगा जो मुद्रा स्फीति होती है इससे संबंधित होता है। अगला देखते हैं यहाँ पे कि न्यून मांग का कारण है मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में कमी, समग्र मांग में कमी। और इसका सही जवाब हो जाएगा सार्वजनिक व्यय में कमी जो है ये कारण होता है। और अगला देखते हैं, कीन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय तथा कुल व्यय के मध्य संबंध होता है ऋणात्मक, धनात्मक, फलनात्मक या गुणात्मक। और सही जवाब हो जाएगा फलनात्मक संबंध होता है। अगला, यहाँ विनियोग गुणक का विचार दिया मार्शल ने, कीन्स ने, हिक्स ने, एडम स्मिथ ने। और सही जवाब हो जाएगा ये गुणक का विचार जो दिया वो कीन्स ने दिया था। कीन्स के सिद्धांत का संबंध 2023 में पूछा गया था प्रभावपूर्ण मांग से, उपभोग प्रवृत्ति से, बचत प्रवृत्ति से, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब हो जाएगा प्रभावपूर्ण मांग से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है, ये सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था अध्याय 10 से लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र शासित सरकार द्वारा, स्थानीय सरकार द्वारा। और यहाँ पे सही जवाब होगा कि केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ये बजट दिया जाता है। मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए? संतुलित, घाटे का, अतिरेक या इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब हो जाएगा अतिरेक बजट बनाना चाहिए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार बजट को सबसे पहले रखा जाता है संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में या मंत्री परिषद में? और सही जवाब हो जाएगा ये कि यहाँ पर जो हम बजट रखते हैं वो लोकसभा में बजट रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में संसद बजट को समानता स्वीकृति दे देती है 28 फरवरी को, 1 मार्च को, 15 मार्च को या 31 मार्च को? और इसका सही जवाब हो जाएगा 31 मार्च को स्वीकृति दे दी जाती है। अगला, गैर कर राजस्व है आयकर, निगम कर, लाभांश या उधारी? ये क्वेश्चन और आया था 2023 में पूछा गया। तो जो लाभांश है ये गैर कर राजस्व होता है। अगला क्वेश्चन, सरकारी बजट प्रस्तुत किया जाता वर्ष में 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? और सही जवाब हो जाएगा सरकारी बजट जो है 1 बार यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है और वो भी फरवरी माह में किया जाता है, जैसा वर्तमान में चल रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा 20,200 करोड़ और उधारी 50,000 करोड़ है, तब वित्तीय घाटा होगा 50,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ का या 30,000 करोड़ का? और यहाँ सही जवाब हो जाएगा 70,000 करोड़ का। 50 ये और 20 ये, ऐसा 70,000 करोड़ का हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा यह होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। और सही जवाब हो जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। यहाँ पे सही जवाब रहेगा प्राथमिक घाटा इसके समान होता है ऋण ब्याज भुगतान, ऋण माइनस ब्याज भुगतान, ऋण और ब्याज भुगतान दोनों। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऋण माइनस ब्याज भुगतान। अगला देखिए, प्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष इसीलिए कहलाता है क्योंकि सीधे ही इनमें प्राप्त किया जाता है उत्पादकों से उत्पादित वस्तु पर, विक्रेताओं से वस्तु बेचने पर, विक्रेता से वस्तु खरीदने पर, आय कमाने वालों से। और सही जवाब हो जाएगा आय कमाने वालों से। अगला देखिए,
खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें भुगतान संतुलन में शामिल होते हैं केवल आयात निर्यात, वस्तु के आयात और निर्यात दोनों, या आयात निर्यात सेवा पूंजी स्वर्ण आदि के व्यवहार। और सही जवाब हो जाएगा आयात निर्यात पूंजी स्वर्ण आदि के जो व्यवहार होते हैं इनमें शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पूंजी खाते की मद कौन सी है? विनियोग, पर्यटन, कपास, विदेशी दान। तो यहाँ पे देखिए विनियोग जो है ये पूंजी खाते की मद होती है। अगला चालू खाते की मद है स्वर्ण ऋण ब्याज व लाभांश बैंकिंग। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जो बैंकिंग है ये चालू खाते की मद होती है। एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में व्यक्त की गई कीमत को कहते हैं समान दर, बाजार दर, विनिमय दर, स्थानांतरण दर। और सही जवाब हो जाएगा इसे हम विनिमय दर के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में एक देश की मुद्रा की विभिन्न देशों की मुद्रा के बीच विनिमय दर एक ही होगी, अलग अलग होगी, निश्चित होगी, अनिश्चित होगी। और सही जवाब हो जाएगा ये विनिमय दर जो अलग अलग होगी। अगला क्वेश्चन कि वर्तमान समय में विनिमय दर का निर्धारण होता है विश्व व्यापार संगठन द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग पूर्ति द्वारा। और सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति द्वारा ये निर्धारित होता है। विदेशी विनिमय की प्रक्रिया होती है देश के मध्य में, राज्यों के मध्य में, देश के भीतर, राज्यों के भीतर। और सही जवाब आपके सामने ये रहा कि देश के मध्य में होती है विदेशी विनिमय की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, भारत का भुगतान संतुलन है प्रतिकूल, अनुकूल, अनुकूल एवं प्रतिकूल, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब आपके सामने ये रहा प्रतिकूल होता है। और अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा उपाय भुगतान संतुलन के असाम्य को दूर कर सकता है? विनिमय नियंत्रण, आयात प्रतिस्थापन, मुद्रा का अवमूल्यन, उपयुक्त सभी। और ये जवाब आपके सामने रहा उपयुक्त सभी। देखिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति पर विदेशी मुद्रा का प्रबंध किया जाता है विदेशी मुद्रा का भंडार निधि से, पूंजी बाजार से, सरकारी कोष से, मुद्रा बाजार से। और ये इसका सही जवाब पहला विदेशी मुद्रा का भंडार निधि से। तो ये थे कक्षा 12वीं के जो टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है, ऐसे विकल्पों पर हमने चर्चा की है। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।